ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डायमेंशन। अब यहाँ पे डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने सुना है, वैसे वर्ड सुना होगा डायमेंशन क्या होता है। जैसे किसी रूम के डायमेंशन हो सकते हैं, किसी कोई भी तुम्हारे पास बुक है उसके डायमेंशन हो सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हो सकती है, कोई सामान कोई अलमीरा पड़ा है उसका डायमेंशन हो सकता है। डायमेंशन का क्या मतलब है ये ओवरऑल ऊपर ऊपर तुम्हें पता है, बट मैं अगर कहूँ तो इसको समझना है तो तुम सिर्फ इतने शब्दों में समझ सकते हो कि जो तुमने ऐसा यूनिट पढ़ी हुई है बिल्कुल वही चीज को हम थोड़े डिफरेंट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो एक तरीके से डायमेंशन है। कहने का मतलब हमारे पास 7 क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब तुम लोग को याद होगा कि यही बेसिक क्वांटिटीज होती हैं और इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज इस दुनिया में है सारी की सारी क्वांटिटीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सबको डिराइव्ड क्वांटिटीज के तौर पे लिखा जा सकता है। जैसे हमने पढ़ाई था कि लाइक हमें लेंथ पता है, लेंथ को हम हमेशा किस में लिखते हैं, लेंथ हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है, एक तरीके से मीटर में लिखते हैं। तो अब हम लोग को ये चीज तो पता है कि लेंथ क्या होती है, तो यहीं से अगर हम एरिया लिखते हैं तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब ये बात जरूरी है, अब लेंथ भी लेंथ है और ब्रेथ भी एक तरीके से लेंथ ही है। तो एरिया क्या है, एक तरीके से मैंने इसी में से निकाली हुई एक चीज है, ठीक है। एरिया मैंने दो लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया आ गया। वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है, जब मैं 3 लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 अलग अलग लंबाइयों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम। कहने का मतलब इन सातों के अलावा दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी की सारी डिराइव्ड है। ये बात तो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखी है, छोटी सी बात है। अब इन्हीं सातों के लिए हम छोटी सी कुछ चीजें लिखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे, जिससे हमें आगे चीजों को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है। एक एक करके देखो, लेंथ को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से और हर डायमेंशन के लिए हम क्या लगाते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, बस इस तरीके का ब्रैकेट। मास के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल एम, इस तरीके का ब्रैकेट। टाइम के लिए कैपिटल टी, इस तरीके का ब्रैकेट। करंट के लिए एम्पियर वाला ए, इस तरीके का ब्रैकेट। टेम्परेचर के लिए केल्विन, इस तरीके का ब्रैकेट। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, स्मॉल सी डी, फिर इस तरीके का ब्रैकेट। और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, मोल, और इस तरीके का ब्रैकेट। तो ये कहने का मतलब ये सब है क्या, इन्हीं सब को हम बोलते हैं डायमेंशन। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीके से तरीका है, और ये सिर्फ तरीका नहीं है, इसके हमारे बहुत सारे काम, बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम धीरे धीरे देखते चले जाएंगे। अब डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर तुम्हें डायमेंशन निकालना हो तो क्या करना होगा, बड़ा ही सिंपल और बेसिक सा छोटा सा तरीका है, वो क्या है देखते चले जाओ। डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या मतलब है, एग्जांपल के तौर पे हम सबसे एक इजी सा उठाते हैं, चलो एरिया, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला का क्या होता है, मतलब फॉर्मूला इन द सेंस जरूरी नहीं मैं रेक्टेंगल का एरिया पूछूं या स्क्वायर का एरिया पूछूं। इन जनरल एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है कि जब भी हम किसी दो लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे देखो अब मान लो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ बोलूं, चाहे रेक्टेंगल का बोलूं, साइड इंटू साइड वो स्क्वायर का बोलूं, चाहे मैं एक सर्कल का एरिया बोलूं, तो तुम नोटिस करोगे पाई आर स्क्वायर में भी क्या होता है, पाई आर इंटू आर होता है। तो एक लेंथ दो लेंथ, एक लेंथ दो लेंथ, एक लेंथ दो लेंथ, तो दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही होता है एरिया का मतलब। तो एरिया का मतलब क्या होता है कि हम दो लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ इंटू लेंथ, किन्हीं भी दो लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो। हम बोलते हैं ना ये ब्रेथ है, ये साइड है, ये रेडियस है, बट तुम अगर देखो रेडियस भी तो एक तरीके से लंबाई है, ब्रेथ भी तो एक तरीके से लंबाई है, तो सब कुछ लेंथ ही है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लेंथ है उसकी जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, कैपिटल एल होती है, इस तरीके से कैपिटल एल होती है। अब यहाँ पे मेरे पास इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा एक और कैपिटल एल से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एल और एक यहाँ पे एक तरीके से स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ गई, ये है एक तरीके से डायमेंशन किसकी, एरिया का। तो एरिया का डायमेंशन क्या है मेरे पास, कैपिटल एल का एक तरीके से स्क्वायर। यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि इसका डायमेंशन क्या है, लेंथ इनटू लेंथ। समझ में आ गई बात। अब इसको इस तरीके से लिखना थोड़ा सा अलग है, पहले मैं एक दो और एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा कि ये ऐसे मत लिखना है इसको। लाइक और एग्जांपल देखते हैं, चलो अब वॉल्यूम का एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम वाला एग्जांपल देख लो। वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार लेंथ हो गई है ना। अभी जैसे सेम वैसे 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो 3 बार लेंथ को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, डायमेंशन लगाओगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, एल का एक तरीके से क्यूब। अब ये मतलब मैं कह रहा हूं बस ऐसे लिखना मत, क्यों नहीं लिखना वो मैं अभी तुम्हें समझा दूंगा, और कैसे लिखना है वो भी, बट अभी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझते जाओ। और एग्जांपल उठा लेते हैं, तो और एग्जांपल हमारे पास जैसे कि क्या उठा लो, फोर्स का एग्जांपल उठा लो, फोर्स नहीं थोड़ा इजी से शुरुआत करते हैं। वेलोसिटी का एग्जांपल उठा लो या फिर स्पीड का एग्जांपल उठा लो। वेलोसिटी और स्पीड लगभग एक ही बात है, वो इस केस में अभी सेम बात है। स्पीड का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस
अपॉन में क्या होता है टाइम। ये फॉर्मूला, अब तुम्हें फॉर्मूला पता है तो एक तरीके से इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मतलब डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, कैपिटल एल। और हमारे पास नीचे क्या है, टाइम, तो टाइम की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, कैपिटल टी। समझ में आ गई बात। तो ये कैपिटल टी नीचे है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और इंटू टी -1। तो ये प्लस था नीचे, ऊपर जाके प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए -1। तो ये हो गई स्पीड वगैरह की बात करोगे तो क्या आ गया, LT -1। एक तरीके से ये वाली बात हो गई। और भी किसी भी चीज का, लाइक अगर तुम लोग और किसी भी क्वांटिटी का निकालना चाहते हो, बस तुम्हें फॉर्मूला पता हो, उसका डायमेंशन आराम से निकाला जा सकता है। अगर मैं फोर्स का तुमसे बोल दूं कि फोर्स का बताओ, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, अब हमारे पास मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। तो जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था, मास का ऐसा यूनिट कैपिटल एम हो जाएगा, इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट तुम्हें नहीं पता, एक मतलब ऐसा एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन क्या लिखोगे ये नहीं पता, तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम, होता है कि नहीं होता। अब वेलोसिटी के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, LT -1, L इंटू टी -1 ऐसे लिख रहा हूं। और ये जो टाइम है, और टाइम के लिए एक और कैप नीचे आ जाएगा, क्या नाम है, टी। ठीक है, तो ये टी ऊपर जाएगा तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, 2, -2, 2 बार -2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, L इंटू टी इंटू -2, है ना। तो ऐसे फोर्स का आ गया कि MLT -2 कैसे आया, मास का कैपिटल M, एक्सेलरेशन के लिए LT -2, और वो कैसे आया, हमने स्टेप बाय स्टेप निकाला। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसे तो मैं निकालता जाऊंगा तो पूरी दुनिया लग जाएगी। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगा कितनी सारी यूनिट्स होती हैं, और सबका डायमेंशन अगर निकालने बैठे तो दुनिया निकल जाएगी। सबका नहीं निकालेंगे, कहने की बात है, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि डायमेंशन निकाला कैसे जाता है। और ये जो तरीका है लिखने का, ये थोड़ा सा गलत लगेगा तुम्हें, ये गलत है भी। सही तरीका क्या है पहले मैं वो समझाता हूं तुम्हें। तो जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो हमेशा मिनिमम हम M, L और T, मतलब M का मतलब मास, लेंथ का मतलब L का मतलब लेंथ, और T का मतलब टाइम, ये तीनों चीजें स्पेसिफाई अच्छे से कर देते हैं कि ये तीनों चीजें हैं। अब जब एरिया हमने देखा था, एरिया में L² आ रहा था, यानी L की पावर 2 आ रहा था। वॉल्यूम के केस में L की पावर 3 आ रहा था। वेलोसिटी के केस में L1 आ रहा था और T की पावर -1 आ रहा था, यानी LT -1, है ना। तो 1 को मत ही लिखो, चल जाएगा तुम्हारे लिए। और एक्सेलरेशन की वैल्यू में क्या आ रहा था, LT -2 आ रहा था, तो LT -2 ऐसे लिखो। और फोर्स में MLT -2, ये तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे एरिया में ये L² है, तो बाकी के जो भी क्वांटिटीज है उनको ऐसे लिख दो 0। इनकी वैल्यू कितनी है, 0 है। कितनी है, 0। ये होता है तरीका एक भी डायमेंशन को लिखने का, ये है एक तरीका वे। और हमेशा जब भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखना, ये नहीं कि मतलब जो इससे पहले जैसे लिख दिया था वैसे मत लिखो। या तो ऐसे लिखो, या मिनिमम टू मिनिमम तुम्हें ऐसे लिखना है, ब्रैकेट और L² ऐसे लिख दो मिनिमम। बट खैर ऐसे भी मत ही लिखो, यही वाले तरीके अपनाना हमेशा जब भी तुम डायमेंशन लिखोगे। अब तुम बोलोगे भैया हमारे पास तो ऐसे 7 क्वांटिटीज होती हैं, तो सातों के सातों क्यों नहीं लिखी जाती, सिर्फ 3 क्यों लिख रहे हो। तो देखो एक्चुअल में ना तुम्हें सातों लिखने की जरूरत नहीं होती। उन सातों क्वांटिटीज में भी जो सबसे मेन 3 क्वांटिटीज होती हैं वो यही होती है, MLT, मतलब मास, लेंथ और टाइम, यही 3 सबसे मेन होती है। तो इनको लिखना जरूरी है। जहां जहां 0 है वो ये चीज सिग्निफाई कर रहा है कि वहां पे उनकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो एरिया में मास का और लेंथ, एरिया में मास का और टाइम का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। वेलोसिटी में मास का और क्या नाम है, यहाँ 0 नहीं आएगा, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, आई एम रियली सॉरी, ठीक करना है मुझे। हाँ, तो वेलोसिटी में क्या नाम है, मास का, एक्सेलरेशन में मास का कोई पॉइंट ही नहीं है, MLT -1। तो यहाँ पे ये वाले भी क्या, इनकी वैल्यू 0 में, फ्लो में 0 लगाता चला गया, सब में 0 नहीं होगा। ठीक है, अब जो लिखा है वो परफेक्ट फॉर्म में, तो वही है, एक छोटी सी यही है। तुम्हें समझना है कि जब भी तुम डायमेंशन लिखोगे तो ये नहीं है कि सिर्फ क्या नाम है, तुम जो भी क्वांटिटी है, यानी सिर्फ लेंथ है या फिर सिर्फ टाइम है उसी को लिख के आ जाओ, नहीं। सारी क्वांटिटी को अच्छे से स्पेसिफाई करो, और जो भी बची हुई क्वांटिटीज है वो सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी ये। और यहाँ मैंने छोटी सी गलती करी थी, उसको प्लीज इग्नोर कर देना, फ्लो में लगाता चला गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, वो मैं भी इंसान हूं, गलती हो जाती है। खैर, तो ये थे डायमेंशन लिखने के तरीके, चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो या फिर कोई नॉर्मल फंडामेंटल क्वांटिटी हो, ये वाली बात है। तो फाइनली हम लोग कुछ वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स
और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा ही था कि जैसे एक्स वाई जेड जब हम लोग पढ़ते थे तो इनको वेरिएबल बोला जाता था, और 5 6 ये नंबर है तो इनको कांस्टेंट बोला जाता था। तो वैसा ही कुछ है। अब ध्यान से देखते जाओ, डायमेंशनल वेरिएबल सबसे पहली चीज, तो किसी भी चीज को हम डायमेंशनल वेरिएबल कब बोलेंगे, जब उसका खुद का कुछ डायमेंशन हो और उसकी वैल्यू भी हम क्या कर सके, चेंज कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, जैसे तुम लोगों ने देखा एरिया देखा, ठीक है, एरिया देखा, वेलोसिटी देखा, फोर्स देखा, या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसका खुद का डायमेंशन है, हमने एरिया का भी डायमेंशन निकाला, वेलोसिटी का भी डायमेंशन निकाला, फोर्स का भी डायमेंशन निकाला, एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन निकाला। इन सब का डायमेंशन है, ऐसा तो नहीं है कि इनका कोई डायमेंशन नहीं है डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है। साथ के साथ इनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। लाइक मेरा ये बोर्ड है, अब इससे कोई बड़ा बोर्ड आ जाएगा तो उसका एरिया ज्यादा होगा, इससे छोटा बोर्ड आ जाएगा तो एरिया कम होगा। तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू भी चेंज हो सके और उसका खुद का डायमेंशन भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल्स। एग्जांपल के तौर पे वही लिख सकते हो कि जैसे एरिया हो गया, है ना, फोर्स हो गया, या फिर हमारे पास क्या कहते हैं, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, ये सारी की सारी चीजें। तो ये सब क्या है, वेरिएबल भी हैं और साथ साथ में इनका डायमेंशन भी है। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका खुद का कोई डायमेंशन भी नहीं होता और फिर भी वो वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, मतलब डायमेंशन लेस वेरिएबल होता है। सबसे पहले तो समझो डायमेंशन लेस कैसे हुआ। अगर मैं एग्जांपल लूं रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी अगर तुम लोग को याद हो, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं और इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। तुम लोग को पता हो तो अच्छी बात है, अब नहीं पता तो मैं बताता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब है, जब भी हम डेंसिटी को कंपेयर करते हैं किसी भी चीज से, अगर मैं वाटर की डेंसिटी को कंपेयर कर दूं किसी लकड़ी से, किसी कांच से, किसी भी सामान से, प्लास्टिक से, किसी भी चीज से, तो अगर जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऊपर लिख देंगे किसका, उस ग्लास का डेंसिटी लिख देंगे और नीचे वाटर की डेंसिटी लिख देंगे। अब तुम्हें पता ही है ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो डायमेंशन कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसी चीज जिनकी डायमेंशन ही नहीं होती, जैसे कि हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी हो गया या फिर एंगल हो गया। एंगल की कोई डायमेंशन होती है क्या, मतलब एंगल को नापते हो डिग्री बोलते हो, ऐसा तो कुछ परफेक्ट वो नहीं है। तो एंगल हो गया या फिर रिलेटिव डेंसिटी हो गया, है ना। तो ऐसी चीजें जिनका खुद का कोई डायमेंशन ही नहीं है बट फिर भी इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। कांच की रिलेटिव डेंसिटी अलग होती है कि नहीं, या फिर अगर तुम किसी प्लास्टिक की लोगे तो अलग होगी, तो किसी भी पत्थर की लोगे तो अलग हो जाएगी। एंगल अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, यानी एंगल हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ऐसी चीजें जिनका खुद का डायमेंशन भी नहीं है बट फिर भी ये वेरिएबल है इनकी मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। अब आते हैं कांस्टेंट पे, तो अब हम आते हैं कांस्टेंट का मतलब ऐसी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो। एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पे बोला है कि डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब उसका डायमेंशन भी होगा। यानी अब अगर मैं तुम लोग को याद दिलाऊं तो मैं अभी तुम लोग को केमिस्ट्री में भी पढ़ाया कि अगर गैस कांस्टेंट हम उठा लें तो एक तरीके से गैस कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है। अब गैस कांस्टेंट है, मैंने पढ़ाया। अगर तुम लोग को नहीं पता तो मैं ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आता तो ग्रेविटेशनल वाला ले लो कि ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, जो हमने न्यूटन वाले में 9th क्लास छोटी क्लास में देखा हुआ है। अब वो भी एक कांस्टेंट है, अब उसका खुद का डायमेंशन भी होता है। कैसे, अब तुम लोग को एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में से फोर्स सब हटाओगे तो उसका डायमेंशन भी आ जाएगा और साथ के साथ वो कांस्टेंट भी है, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। और अगर इतना भी नहीं है तो सबसे बढ़िया प्लैंक्स कांस्टेंट उठा लो। अब प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है ये भी मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। मतलब ये सारी की सारी चीजें ये सब कांस्टेंट है और इन सब की वैल्यू क्या होती है, मतलब अगर ये देखो गैस कांस्टेंट हो गया या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया या प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये सब कांस्टेंट में से अगर तुम्हें एक भी पता हो तो भी बहुत है। वैसे ग्रेविटेशन वाला तुमने पढ़ा है छोटी क्लास में, ये और ये मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ये पढ़ा भी चुका हूं, ये पढ़ाने वाला हूं, तो ये वाली बात है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर तुम देखोगे तो ये सब में क्या है कि इनका खुद का डायमेंशन है, इनका खुद का एक पूरा का पूरा डायमेंशन होता है। ठीक है, जैसे आर का एक बड़ा सा वो होता है, एसआई यूनिट होती है, इसकी भी एक बहुत बड़ी एसआई यूनिट होती है, इसकी भी एक बहुत बड़ी एसआई यूनिट होती है। तो साथ में इनकी एसआई यूनिट भी है, एसआई यूनिट है मतलब डायमेंशन भी है, और डायमेंशन तो है ही और इस साथ के साथ कांस्टेंट है, यानी इसकी भी खुद की एक वैल्यू होती है। 6.7 × 10⁻11 याद होगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं चलेगा, बट इतना समझो ये कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है और साथ में इनका क्या है, डायमेंशन भी है, इसीलिए क्या हो गए, डायमेंशनल कांस्टेंट्स हो गए। और अब बहुत कांस्टेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका खुद की कोई ऐसा यूनिट ही नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे उठा लो सबसे बेस्ट से भी बेस्ट, इससे अच्छा तुम्हें क्या एग्जाम्पल मिलेगा,
पाई, अब तुम लोग को पता है पाई की वैल्यू होती है या तो 3.14 होती है या तो हम 22/7 लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी एक वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इतना तो हमारे लिए फिक्स है कि पाई एक कांस्टेंट है, बट क्या उसकी कोई ऐसा यूनिट होती है, ना ही उसकी कोई ऐसा यूनिट है और ना ही उसका कोई डायमेंशन है। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायमेंशनल लेस है और ये साथ के साथ कांस्टेंट भी है। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास चारों तरीके आता है, वेरिएबल्स भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनके पास खुद का डायमेंशन होता है, ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनके पास खुद का डायमेंशन नहीं होता, ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिनके पास खुद का डायमेंशन होता है और ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिनका खुद का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये सारी छोटी सी बात थी, इनका मतलब वैसे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं है तुम्हारी बातों पे, बट हाँ तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें, इन सारी की सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो खैर इनके बारे में और जान लेंगे आगे आगे बढ़ते हुए। खैर आगे मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।